Next we have two straight lines in space. स्पेस मतलब फिर वही बात, अंतरिक्ष नहीं, जहां पर आप बैठे हो वो भी स्पेस ही है. इन स्पेस विल बी फर्स्ट ईदर पैरेलल. जो दो स्ट्रेट लाइंस है वो पैरेलल हो सकती है ना, कॉन्सिडेंट हो सकती है. कॉन्सिडेंट मतलब ओवरलैपिंग. इंटरसेक्टिंग हो सकती है. क्यों भी बच्चों, है ना. फोर्थ वी हैव स्क्यू लाइंस. स्क्यू लाइंस क्या है? ये पैरेलल भी नहीं होती है और इंटरसेक्ट भी नहीं करती. समझ में आ रहा है भाई? अगर दो लाइन है वो नॉन पैरेलल है तो फिर तो इंटरसेक्ट करनी चाहिए. ठीक है, ये तब होगा जब सेम प्लेन होगा, जब दोनों का प्लेन सेम होगा तब तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, है ना. लेकिन अगर मान लो कि वो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे एक लाइन ही हो गई और ये ऐसे हमने थोड़ी सी टेढ़ी कर दी, ये इसके नीचे से जा रही है, ये आपस में पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, क्योंकि अब की बार इन दोनों का प्लेन अलग है. समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसलिए ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही. डिफरेंट प्लेन. यहाँ पे इन दोनों का प्लेन अलग है जिसमें ये लाई करती है. तो स्क्यू लाइंस क्या होती है? दीज आर नॉन इंटरसेक्टिंग and non-parallel Got it? ये चीज समझ में आ गई? क्यों भाई? हाँ जी बच्चों बोलो जल्दी से. भाई दो स्ट्रेट लाइन है, या तो पैरेलल हो सकती है, कॉन्सिडेंट हो सकती है, या फिर इंटरसेक्ट कर सकती है. अगर स्क्यू लाइंस हुई तो वो नॉन पैरेलल होंगी और इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी. ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. Now we can note couple of things. First, जो पैरेलल लाइंस होती है बच्चों, पैरेलल लाइंस है ना, एंड पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस are always कोप्लानर. कोप्लानर से बोलने का मतलब यह है कि सेम प्लेन, वो अभी मैं बता ही चुका हूं आपको. इंटरसेक्ट वो तभी करेंगी जब उनका प्लेन एक ही होगा, वो एक ही प्लेन पे लाई करेगी. सही है? यस सर। सेकंड, जो स्क्यू लाइंस होंगी, अब स्क्यू लाइंस क्या होंगी? वो तो इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी और पैरेलल भी नहीं होगी. ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों का प्लेन अलग होगा. दोनों का प्लेन अलग होगा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है नॉन कोप्लानर. इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कोप्लानर. तो सर, स्क्यू उसमें हमारी लाइंस जो फर्स्ट लाइन है सर, will वो always कैसे सर? will always be नॉन कोप्लानर. ये चीज समझ में आ गई? क्यों भाई बच्चों? सर जो फर्स्ट पॉइंट है ना सर, हाँ जी. उसमें सर वो पैरेलल लाइन कैसे है सर? इंटरसेक्टिंग तो है, हाँ, वो इंटरसेक्टिंग तो है सर, पैरेलल कैसे है? पैरेलल नहीं है, यहाँ पे नॉन पैरेलल लिखना पड़ेगा. ओके सर. मतलब पैरेलल तो इंटरसेक्ट, पैरेलल भी है और इंटरसेक्ट फिर तो कर ही नहीं सकती ना, गलत हो गया. नॉन पैरेलल. ठीक है, ओके सर. नॉन पैरेलल ऐसे कर लो. ठीक है भाई, वेरी गुड. गलती पकड़ ली आपने. समझदार हो गए हो. हाँ, गलतियां पकड़ने लग गए हो. गुड, हिट हो गए. चलो, क्योंकि पैरेलल तो फिर तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती. नॉन पैरेलल है, फिगर तो वही बनाया था नॉन पैरेलल का, तभी इंटरसेक्ट करेगी और सेम प्लेन में होगी तभी करेगी. स्क्यू लाइंस
नॉन, अभी मैंने लिखवा है दिस इज नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। अब अगर पैरेलल नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, फिर तो उनका प्लेन अलग अलग होना चाहिए। सही है, जैसे ये अभी बताया मैंने, एक ऊपर से चली गई, एक ऐसे नीचे से चली गई। ठीक है, गॉट इट? यस सर। ये चीज समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट वी हैव in space two planes will be जो दो प्लेन है, हाँ, अगर स्पेस में है, वो कैसे कैसे हो सकते हैं आपस में, वो कोइंसाइड भी कर सकते हैं, है ना, वो कोइंसिडेंट भी हो सकते हैं, कोइंसिडेंट, पैरेलल भी हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग। अगर दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा एक लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे, मतलब देखो उधर, जैसे एक प्लेन तो हो गया आपका ये, ठीक, दूसरा प्लेन ये, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इधर ये लाइन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। क्यों भाई बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर। कंप्लीट कर लो, चाहे इसको आगे तक ले जाओ, ऐसे लो, इसको आगे तक ले गए, ये प्लेन हो गया, इसको नीचे तक घुमा लो ऐसे, तो ये आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, सो इंटरसेक्टिंग and will intersect in a straight line। ठीक है, गॉट इट? और ये जो इंटरसेक्ट है, इसको दिस लाइन इज कॉल्ड, एंड दिस लाइन क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। सही है भाई, ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ओके, नाउ वैसे तो बहुत कुछ बता चुके हैं, फिर भी चलो लिख लो। प्लेन की एक डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, कौन बताएगा? काफी कुछ बता दिया मैंने प्लेन के बारे में, अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ प्लेन क्या होता है? प्लेन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं? प्लेन तो क्या है बेटा, एक सरफेस ही तो है, हाँ, क्यों? यस सर। अरे बोलो हाँ या ना, सरफेस है ना। यस सर। यस सर, वन डायमेंशनल सरफेस। अब जैसे सरफेस होगी, मान लो ये एक सरफेस है, अब क्या है, अगर मैंने इस पे कहीं भी दो पॉइंट ले लिए और फिर इसको, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करा, तो एक लाइन मिलेगी। यस सर। ये लाइन कंप्लीटली इस सरफेस पे लाई करेगी। यस सर। अगर ऐसा है, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी बीच में से उठ जाए, ये जो लाइन है कंप्लीटली एंटायरली विल लाई ऑन दिस सरफेस। अगर ऐसा है तो बस वही प्लेन है। समझ में आ गया? यस सर। तो लिखना है, लिख लो, प्लेन इज अ सरफेस, ये एक सरफेस है, ठीक है, सच दैट line joining any two point on it, line joining any two point on it क्या होगा, will lie entirely on it। क्यों भाई बच्चों, सही है? ये इसकी हो गई डेफिनेशन। नाउ
not first to a given vector there exist two collinear directions ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था। अब मान लो आपको एक वेक्टर दिया है, मान लो ये वेक्टर हो गया। अब ठीक, इसके कॉलिनियर डायरेक्शन में दो वेक्टर हो सकते हैं, एक तो ऐसा लाइक हो गया इसी की डायरेक्शन में, दूसरा अपोजिट हो गया, है ना? क्यों भाई, समझ में आ रहा है? Yes, sir. जैसे लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, पैरेलल टू अ लाइन वी कैन हैव टू डायरेक्शंस, एक उसके सेम डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में, है ना? तो दो डायरेक्शन पॉसिबल है। दिस इज कॉल्ड लाइक वेक्टर, दिस इज कॉल्ड अनलाइक वेक्टर। दूसरा, एंड इनफिनाइट परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, जैसे मान लो ये वेक्टर है आपका, अब इसके परपेंडिकुलर मान लो एक तो ये हो गया, एक ये इसके परपेंडिकुलर, ऐसे ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है? ये जैसे कैसे, मतलब ये जो मेरी फिंगर है इसको हमने क्या बताया, वेक्टर है, ये इसके एक परपेंडिकुलर हो गया डायरेक्शन, मतलब एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ऐसे तो आप इसको रोटेट करते जाओ बहुत सारे वेक्टर मिलेंगे, क्यों भाई बच्चों? और ये जो सारे वेक्टर मिलेंगे इधर, ये इस प्लेन पे लाई करेंगे, ये वाला जो हाथ है मेरा इस प्लेन पे लाई करेंगे। तो ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ऐसे तो इनफिनाइट डायरेक्शंस हो जाएंगी, है ना? इनफिनाइट परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक? एंड all the directions ये डायरेक्शंस कैसी होंगी? all the directions will be coplanar, ये कोप्लानर हो जाएंगे। सही है भाई बच्चों, बोलो। अरे कुछ तो बोलो, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मान लो जैसे ये वेक्टर है, इस डायरेक्शन में लिया, यहाँ पे तो ये 90 डिग्री, यहाँ पे तो 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे तो 90 डिग्री वाली डायरेक्शन है, और इससे पहले जो हमने लिया यहाँ पे ये 0 डिग्री या फिर पाई डिग्री, ये अनलाइक है तो यहाँ पे पाई बनाएगा, ये 0 बनाएगा। अब मान लो कोई और एंगल हो जाए, 0 पाई 90 को छोड़ दो, 0 पाई 90 को छोड़ दो, मान लो कि ये हो जाए आपका, यहाँ पर ये 30 डिग्री पे हो जाए मान लो, हाँ ये, तो ऐसे कितनी डायरेक्शंस होंगी, कौन बता सकता है? आप ये देखो, ये हो गई मेरी फिंगर ऐसे, ये वेक्टर हो गया, फिर इसके 30 डिग्री पे मान लो ये दूसरा, ये वाली एक डायरेक्शन हो गई ऊपर वाली, बीच में एंगल 30 डिग्री है ना? अब इसको मैं 30 डिग्री वाले वेक्टर को ऐसे रोटेट कर सकता हूँ? हाँ भाई, Yes, sir. एंगल 30 डिग्री रहेगा, इस पे रोटेट करेंगे ऐसे, है ना? तो होगा क्या, जब आप ऐसे रोटेट करोगे फिर, ठीक है, मतलब ये इस तरह से आपका ऐसे, फिर ये इधर भी आएगा 30 डिग्री, ऐसे बहुत सारे डायरेक्शंस आ जाएंगे, ये बहुत सारी डायरेक्शंस आएंगी, इनफिनाइट डायरेक्शंस आएंगी, और ये एक कौन बनाएगा, कौन बना रहा है ना? यस सर। है ना? तो बस यस सर। देख लो, ये गिवन वेक्टर है, दिस इज गिवन वेक्टर, और थीटा क्या करोगे आप? थीटा शुड नॉट बी इक्वल्स टू, एक तो 0 नहीं होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए, और 90 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए तो ऐसा कौन बन जाएगा, ठीक है? तो कह सकते हैं कि इनफिनाइट डायरेक्शंस which makes an angle
which makes an angle, let's say theta, with it. बस ये जो थीटा है आपका, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0 डिग्री, पाई और 90 डिग्री. अब 0 पाई 90 होगा तो क्या होगा, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं. 90 सेकंड वाला केस, 0 और पाई है फर्स्ट वाला केस. गॉट इट? Yes, sir. तो इनफाइनाइट डायरेक्शंस होंगी एंड ऑल द डायरेक्शंस will lie on a conical surface. ठीक, जैसे अभी मैंने कौन बना के दिखाया है ना, इस तरह से ये कौन बनेगा, इस तरह से. ये तो गिवन वेक्टर है, ऐसे ये कौन बन रहा है, इट्स अ कौन. ठीक, एंड विल लाई, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, एंड विल लाई ऑन अ कॉनिकल सरफेस. ठीक है भाई, समझ में आ गया? और ये जो Yes, कौन sir. है आपका, ये जो कौन है, इसकी एक्सिस क्या होगी, ये एक्सिस है इसकी. यानी कि आपको जो वेक्टर दिया होगा वो एज अ एक्सिस काम करेगा. समझ में आ रहा है? तो Yes. इसको भी लिख लिया. तो विल लाई ऑन अ कॉनिकल सरफेस फॉर विच given vector will be axis. ठीक है, एंड थीटा जो होगा, अब जैसे कौन है, ये कौन है, तो ये तो इसकी एक्सिस हो गई. ये वाला एंगल क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल, है ना. Yes, sir. सेमी वर्टिकल एंगल. तो ये जो थीटा होगा, ठीक, वेक्टर विल बी एक्सिस एंड थीटा विल बी सेमी वर्टिकल एंगल. ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी बोलो. Yes, sir. ओके, ये जो अभी मैंने तीनों पॉइंट लिखवाए हैं, आई होप कि क्लियर है. चलिए आगे चलते हैं. नाउ रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर along two coplanar direction. इसमें यू कैन राइट डाउन पहले वही, जैसे चलो मान लिया दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी. ठीक है, तो एक वेक्टर अगर हमने इसको ऐसे लिखा ना, इसका कोई भी कॉम्बिनेशन लिखा, ए और बी का एडिशन, लाइक कुछ भी लिखा, इसी प्लेन में कोई और वेक्टर, ये प्लेन हो गया, इसी प्लेन में हमने एक तीसरा वेक्टर लिया यहाँ पे ऐसे. ठीक, ये वेक्टर लिया सी, तो ये क्या होगा, अगर हमने इन दोनों को प्लस किया ना, ए प्लस बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी के. ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? या फिर आप ऐसे, अगर डायरेक्शंस पे जाना तो ऐसे करना पड़ेगा, बी प्लस सी लोगे तो दिस विल रिप्रेजेंट वेक्टर ए, है ना. बी प्लस सी, दिस विल रिप्रेजेंट वेक्टर ए अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लो. अब ये जो है, मान लो ये दो कॉलिनियर वेक्टर थे, पहले भी बता चुका हूँ, तीसरा हमने यहाँ कर दिया. अब ये एक प्लेन पे लाई करेगा ना, ऐसे एक प्लेन आ जाएगा. क्यों भाई बच्चों, ये प्लेन हो जाएगा ना, और तीनों ये कोप्लानर हो जाएंगे. ये पहले भी बताया था भाई, अगर आप कोई भी तीन नॉन कॉर्नेलियन पॉइंट्स लेते हो हवा में, कोई भी तीन ले लो, उन तीन से जैसे कि हमने बताया कि 1 2 3, फिर यहाँ से हमने दो वेक्टर बनाए,
दो वेक्टर बनाए, फिर एक प्लेन आया, ठीक है, प्लेन ने ऐसे, तो ये इस प्लेन ने दोनों वेक्टर्स को कंटेन कर लिया, यानी कोप्लेनर हो गए। फिर अगर हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया तो ये तीनों वेक्टर आपस में कोप्लेनर हो गए। ये चीज समझ में आ गई? बोलो भाई जल्दी। तो अब पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख लो। इफ ए एंड बी, ये दो क्या है, नॉन कॉलिनियर है, आर टू नॉन कॉलिनियर, these are two non-collinear vectors, then any vector c, then any vector let's say c in their plane, मतलब कि कोप्लानर की बात कर रहे हैं, in their plane can be uniquely, ध्यान देना भाई इस पॉइंट पर, can be uniquely written as a linear combination of the vector a and b। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लो कोई वेक्टर है c, इसको हम a और b के कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन एक बना लो, उसकी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर ये जो वेक्टर c है, ये आपका a और b वाले प्लेन में ही होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि c जो है इसी प्लेन में होना चाहिए, यानी कि a b c कोप्लानर होने चाहिए। तो c को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेट्स से लैम्डा 1 a प्लस लैम्डा 2 b, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यूनिक यहाँ पे क्या लिखा है, कैन बी यूनिकली रिटर्न। यूनिकनेस से क्या मतलब है, मान लो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया c इज ऑल्सो इक्वल टू μ1 a प्लस μ2 b। अब हम तो कह रहे हैं यूनिक से मतलब अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। फॉर यूनिकनेस क्या होगा, lambda 1 mu 1 के इक्वल। बिल्कुल, lambda 1 should be equals to mu1 and lambda 2 should be equals to mu2। ये यूनिक होने चाहिए। ये चीज समझ में आई है? यस सर। अब लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है, लीनियर कॉम्बिनेशन से, अब जैसे मैंने तुम्हें क्या कहा, दो वेक्टर दिए, हाँ, इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया हमने, कोई भी बना लो, तो एक वेक्टर होगा सी, जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो खुद एक वेक्टर आएगा, और वो जो वेक्टर होगा इन्हीं के प्लेन पे लाई करेगा। सही है? समझ में आ रहा है बच्चों क्या बोला जा रहा है? यस सर। दो कोप्लानर वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा, वो खुद एक वेक्टर होगा और वो वेक्टर भी उन्हीं के प्लेन में लाई करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखें। गॉट इट? देन चलो इसको अलग से लिखते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लिख लो इसको भी। फर्स्ट, जैसे कोई भी वेक्टर है, एनी वेक्टर बी कॉलिनियर विद लेट्स से वेक्टर ए, मतलब ऐसा है कि भाई ये वेक्टर ए हो गया, और कॉलिनियर डायरेक्शन कैसी भी हो सकती है, मान लो इधर हो गई, ठीक है भाई, वो लाइक जो कॉलिनियर की बात कर रहे हैं, तो वो लाइक वेक्टर्स भी हो सकते हैं, अनलाइक वेक्टर्स भी हो सकते हैं, है ना। मान लो ये, तो एनी वेक्टर बी कॉलिनियर विद ए कैन ऑलवेज बी रिटन एज रिटर्न यूनिकली लिखना है इसको भी, ठीक है, रिटर्न यूनिकली एज दिस इक्वल्स टू लैम्डा
वेक्टर ए। सही है? ओके, ये चीज समझ में आ गई भाई? ये शायद पहले भी बताया हुआ, दो अगर कॉलिनियर वेक्टर है तो उनके बीच में कंडीशन होगी। ठीक है? यस सर। अब कहने का मतलब क्या है भाई, कॉलिनियर है दो वेक्टर्स, तो बात तो ये ट्रांसलेट होके मतलब ये इधर आ सकता है, लिखा तो वो एक ही वेक्टर है ना, बस इनका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, तो उसके लिए लैम्डा लगा दिया। समझ में आ गया? यस सर। तो इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है, दीज आर फ्री वेक्टर्स, तो ये दो कॉलिनियर वेक्टर्स हैं, ट्रांसलेट होके बराबर ही हो गए, बट इनका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, तो उसके लिए लैम्डा लगा दिया। गॉट इट? दूसरा इसमें, इफ लेट्स से वेक्टर बी इज नॉन कॉलिनियर, अगर ये नॉन कॉलिनियर है, नॉन कॉलिनियर with vector A, with vector A, then it can never be written, it can never be written in terms of A, in terms of A। जैसे यहाँ तो पहले वाले में तो क्या था, यहाँ तो ये दोनों कॉलिनियर थे, तो B को हमने A के टर्म्स में लिख दिया। अब अगर B और A दो वेक्टर हैं, वो आपस में नॉन कॉलिनियर है, तो हम उनको एक दूसरे की टर्म में लिख ही नहीं सकते। ठीक है? समझ में आ रहा है? मतलब यस ऐसा सर। एक वेक्टर ये हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, और एक ऐसे हो गया इस डायरेक्शन में, तो दीज आर नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स, तो हम इनको एक दूसरे की टर्म में नहीं लिख सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जरूर हो सकता है A प्लस बी टाइप, लेकिन फिर वो कोई तीसरा वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा जो कि सेम प्लेन पे आएगा। ये चीज समझ में आई है? यस सर। ओके, देन तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं हम, इफ A and B, if A and B are non-collinear, if A and B are non-collinear, then equation of the type, अगर मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लैम्डा 1 A प्लस लैम्डा 2 B इक्वल्स टू 0, 0 लिखने का मतलब है नल वेक्टर। ठीक है? अच्छा, अब ये देखो, अभी मैंने क्या बोला कि अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है तो उनको हम एक दूसरे की टर्म में लिख नहीं सकते। अब मान लो और फिर आपको कुछ ऐसी इक्वेशन दे दी जाए ऐसी, तो इसका मतलब तो यह है कि ए बी की टर्म में लिखा हुआ है या फिर बी ए की टर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि राइट साइड में नल वेक्टर है, ये उधर तो जा ही सकता है ना। समझ यस में आ रहा सर। है? भाई इसका क्या मतलब हो गया? इसका तो ये मतलब हो गया, लेट्स से जैसे लैम्डा 2 देश माइनस लैम्डा 1 देश माइनस लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2, ये एक स्केलर हो गया। यहाँ से तो इसका क्या मतलब हो गया कि ए एंड बी आर कॉलिनियर। इसका तो ये मतलब हो गया ए एंड बी कैसे है, कॉलिनियर है। यस सर। लेकिन यहाँ तो हम कह रहे हैं कि नॉन कॉलिनियर है। लेकिन ये पॉसिबल तभी है, पॉसिबल ओनली इफ लैम्डा 1 0 हो जाए और लैम्डा 2 भी 0 हो जाए। ठीक है? मैं बच्चे इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपको इस तरह से एक इक्वेशन दे दी जाएगी, या फिर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, बीच आगे चल के बीच में कहीं ऐसी इक्वेशन बन जाएगी और क्वेश्चन में लिखा होगा कि ए एंड बी नॉन कॉलिनियर है, देन फिर आप इस तरह से काम कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है? हाँ भाई बोलो। यस सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। फिर any vector C coplanar with vector A and vector B, तो इनके साथ कोप्लानर है, तो ये तो मैं बहुत बारी बता चुका हूं, तो इसको हम C को यूनिकली लिख सकते हैं, है ना। मतलब मान लो कि वही ये दो वेक्टर हो गए,
फिर यहाँ से एक प्लेन आएगा दिस, और जो तीसरा वेक्टर है वो इन दोनों को ज्वाइन करके बनेगा, है ना? समझ में आ रहा है? या इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ए और बी का एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, वो इसी वाले प्लेन पे लाई करेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ए बी, तीसरा ये जो वेक्टर है सी, ये कहीं भी हो सकता है, मतलब ये इसी प्लेन पे ही रहेगा, इसके साथ कोप्लानर होगा, इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। गॉट इट? कोप्लानर विद वेक्टर ए एंड बी can uniquely be written as like कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन। ये पहले भी लिखवा दिया बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है? सही है? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, फिर अब मान लेते हैं लेट ए बी सी आर नॉन कोप्लानर। अब तीन वेक्टर है और ये तीनों नॉन कोप्लानर है, ठीक है? तो नॉन कोप्लानर है देन, और फिर ऐसे कोई इक्वेशन आपको दे दी जाए, लेट्स से लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 3 सी, ऐसा कुछ आप प्लस क्या लिख रहा हूं मैं, लैम्डा 3 सी इक्वल्स टू नल वेक्टर, ऐसा कुछ दे दिया जाए। तो भाई एक तो ये नॉन कोप्लानर है, नॉन कोप्लानर से बोलने का मतलब ये है कि एक चलो ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, ये प्लेन है, और जो तीसरा वेक्टर है वो ऐसे बाहर जा रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है? ये इस प्लेन से बाहर जा रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे Yes, sir. कि ये तो एक प्लेन में हो गए ये वाले, और ये वाला वेक्टर आपका बाहर जा रहा है कहीं ऐसे ऊपर, ठीक है? कोई एंगल बन रहा है। तो नाउ इज इट पॉसिबल, बताओ? इसका मतलब तो ये है कि आपने ये तो ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, और सी को आपने एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया ए बी का, इसका मतलब सी जो है वो ए और बी के प्लेन में होना चाहिए। इसका मतलब तो ये हो गया कि ए बी सी आर कोप्लानर। क्यों भाई? समझ में आ रहा है? ये क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। Yes, sir. मान लो मैं इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाऊं, फिर लैम्डा 3 को नीचे ले आऊं, मतलब ये तो फिर ऐसा हो गया कि, और जो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है ए एंड बी का, वो तो उसी प्लेन पे लाई करेगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। Yes, sir. बट बोला क्या जा रहा है? दीज आर नॉन कोप्लानर। Coplanar. तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल तभी है, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 3 इक्वल्स टू 0। सही है भाई? नल वेक्टर इक्वल्स टू नल वेक्टर करना है, ये तो तभी हो सकता है जब ये सारे स्केलर 0 होते हैं। Yes, sir. सही है? और कोई Yes. पॉसिबिलिटी है नहीं तक। अच्छा, इसी में ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे भी क्वेश्चन आएंगे। फिर मान लो कि कुछ ये इसी वाले पॉइंट में बात करता हूँ, फिफ्थ में ही अगर कुछ ऐसा दे दिया जाए, ए बी सी तो हो गए आपके नॉन कोप्लानर, एंड लेट्स से लैम्डा 1 वेक्टर ए प्लस लैम्डा 2 वेक्टर बी प्लस लैम्डा 3 वेक्टर सी इक्वल्स टू म्यू 1 वेक्टर ए प्लस म्यू 2 वेक्टर बी प्लस म्यू 3 वेक्टर सी। अब ए बी सी तो क्या है? नॉन कोप्लानर है ना? तो अगर नॉन कोप्लानर है तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, या फिर एक काम करो, सभी को आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, लैम्डा 1 माइनस म्यू 1 वेक्टर ए, लैम्डा 2 माइनस म्यू 2 वेक्टर बी, लैम्डा 3 माइनस म्यू 3 वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। अब सिंस ए बी सी ये कैसे हैं? नॉन कोप्लानर है, नॉन कोप्लानर है ना? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 0 हो जाएगा,
यानी कि लैम्डा 1 इक्वल्स टू म्यू 1, लैम्डा 2 इक्वल्स टू म्यू 2 एंड लैम्डा 3 इक्वल्स टू म्यू 3। समझ में आ गया? यस सर। yes sir, ठीक है, ओके। नाउ इसी में नेक्स्ट पॉइंट भी, ये फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अलजेब्रा ऑफ फैक्टर में, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मतलब अभी एग्जांपल्स लेंगे बाद में, तो बोर्ड में भी आते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन, एनडीए में भी आते हैं, मेंस एडवांस वगैरह सभी में आते हैं। ओके, नाउ सिक्स्थ, मान लो कि अभी ऐसा है कि इफ ए बी सी ये तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास, दीज आर 3 नॉन कोप्लानर है, ठीक है। मतलब एक वेक्टर कहीं बाहर जा रहा होगा, सही है। नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, देन एनी वेक्टर डी, फिर एक चौथा वेक्टर आ गया हमारे पास, देन एनी वेक्टर लेट्स से डी, ठीक है, इन स्पेस मतलब जहां पे आप बैठे हो, ठीक है, इन स्पेस कैन बी यूनिकली written as a linear combination of these three। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हो गया कि क्या बोला जा रहा है, देखो ये कोई हमारे पास प्लेन है, दिस इज वेक्टर ए, इस डायरेक्शन में हो गया, ये बी ले लिया, ठीक है, और ये कोई इसी प्लेन में वेक्टर है। अच्छा, ये वाला जो वेक्टर है, ठीक है, अब ये तो अगर हम सेम प्लेन में, इसी वाले प्लेन में है, तो ये तो ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, क्यों भाई बच्चों? इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ यस और नो। यस सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कोई वेक्टर ले लूं, मान लो कि ये एंगल कुछ बन रहा है, ये तो इस प्लेन के बाहर चला गया, है ना। आउटसाइड द प्लेन। इसको हम ए और बी की टर्म में नहीं लिख सकते हैं। दिस वेक्टर कैन नॉट बी रिटन एज, can't be written as, मतलब in terms of A and B, इसको हम A और B की टर्म में नहीं लिख सकते, क्यों? समझ में आ रहा है? यस yes सर। sir, अच्छा, A और B की टर्म में नहीं लिख सकते का मतलब ये है कि ऐसे तो लिख सकते हैं हम, लाइक लैम्डा 1 A1 प्लस लैम्डा 2 इधर नॉट A1 ओनली A, ऐसा है कुछ, मतलब लैम्डा 1 लेट से A प्लस लैम्डा 2 B, फिर यहाँ पे कुछ लेट से प्लस लैम्डा 3 A क्रॉस B, ऐसे तो लिख सकते हैं। ये भी A और B की टर्म में ही लिखा गया। हम क्या बात कर रहे yes हैं, sir, ऐसे नहीं लिख सकते, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकते। सर ये कैसे लिखा सर ए बी की टर्म में अब आपने? भाई मैंने क्या बोला, लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन है अगर यस सर। प्लस प्लस हो जाए तो। अब यहाँ पे तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया ना, यस सर। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो अभी पढ़ाऊंगा बाद में। मतलब ऐसे कहने का मतलब, लिखा तो ये ए और बी की टर्म में गया है, लेकिन ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। यस सर। गॉट इट? तो ये सही है, बाकी हम इसको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकते, ठीक है बच्चे, ये चीज समझ में आ गई है? यस सर। अब जैसे मान लो ये तो हो गया आपका वेक्टर है, ये इसके साथ कॉलिनियर है, तो इसको तो हमने ऐसे लिख लिया, है ना। अब मान लो ये ए सेमी प्लेन पे है, दिस इज वेक्टर ए, ठीक, दिस इज वेक्टर बी, सेमी प्लेन पे है, और एक वेक्टर बाहर जा रहा है, दिस इज वेक्टर सी। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि डी, यहाँ पर हम
अब ये नॉन कोप्लानर है ए बी सी, जो जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 3 सी। एक चौथा वेक्टर आ जाए, ठीक। दो के लिए तो नहीं लिख सकते इस तरह से, अगर बाहर जा रहा है तो सी अगर बाहर जा रहा है मान लो कि, अब यहाँ पर मैं सी को ऐसे नहीं लिख सकता, सी को, ठीक, सी कैन नॉट बी इक्वल्स टू लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी। यहाँ पर इस वाले के लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम सी को ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है क्योंकि सी तो बाहर जा रहा है सर इस प्लेन में है नहीं सर वो। है ना। अगर ए और बी का वो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिखा है सी को, तो वो तो सेम प्लेन में होना चाहिए ना। गॉट इट? यस सर। तो ये काफी मतलब कि समझने वाली बातें, डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। रटने जैसा कुछ नहीं है, बस समझो इसको, इस पर क्वेश्चंस भी आएंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। जैसे ट्रू फॉल्स टाइप है, जितना भी अभी मैंने पढ़ाया है, मतलब वही चीज आपसे पूछ रहा हूँ। लेट्स से लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी इक्वल्स टू, इट्स अ नल वेक्टर, दिस implies that lambda 1 equals to lambda 2 equals to 0। ट्रू और फॉल्स बताना है, बताओ जल्दी बोलो। हाँ जी फटाफट बोलो बच्चों, ट्रू और फॉल्स। ट्रू है सर। फॉल्स है ये भाई। आपकी बार मैंने ए हाँ और बी के बारे में कुछ बताया थोड़ा ही है ओ यस सर। है ना। ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है ए और बी का, और फिर बोला इट्स अ नल वेक्टर। अब हमें ए और बी के बारे में कुछ पता ही नहीं कि वो कोप्लानर है, कॉलिनियर है या नहीं है। समझ में आ रहा है? यस यस सर यस। यहाँ पर सिंस ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मे और मे नॉट बी कॉलिनियर, मे और मे नॉट बी कॉलिनियर, गॉट इट। तो इसलिए ये फॉल्स है। ट्रू कब होता? अगर इसको मुझे ट्रू बोलना है, ट्रू कब होगा? कोलिनियर। तो कॉलिनियर होना चाहिए ट्रू के लिए, तो है ना। यस सर। ट्रू ओनली इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉलिनियर, ठीक है भाई। दूसरा, अब मान लो मैंने कुछ ऐसा लिखा, लैम्डा 1 वेक्टर ए प्लस लैम्डा 2 वेक्टर बी इक्वल्स टू म्यू 1 वेक्टर ए प्लस म्यू 2 वेक्टर बी। दिस implies that lambda 1 equals to म्यू 1, lambda 2 equals to म्यू 2। ट्रू फॉल्स बताना है, जल्दी बोलो। फॉल्स। ऑफ कोर्स फॉल्स है। क्यों फॉल्स क्यों है? गिवन नहीं है सर ए बी के बारे में। ए और बी के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो वही सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक एज इन फर्स्ट, गॉट इट। यस सर। मान लो इफ लैम्डा 1 वेक्टर ए प्लस लैम्डा 2 वेक्टर बी प्लस लैम्डा 3 वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 है, दिस implies that लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 3 इक्वल्स टू 0। यस बताओ ट्रू और फॉल्स, जल्दी बोलो। फॉल्स। क्यों फॉल्स क्यों है बताओ। सर अभी भी एबीसी के बारे में नहीं पता। बिल्कुल, क्या नहीं पता एबीसी के बारे में? क्या पता है बताओ, क्या बताना चाहिए एबीसी के बारे में? और बताओ भाई। जैसे ये क्या है, ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। अगर मान लो मैं सी को राइट हैंड साइड ले जाऊं, मतलब ये फिर सी जो है ए और बी का एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है ना। यस सर। तो सी
जो है वो सेम ही प्लेन पे आना चाहिए, यस सर, वो सेम प्लेन पे है ना। है। तो पर ऐसा तो है नहीं, ये तो कह रहे नल वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, ये मतलब फॉल्स तभी। तो यहाँ पर ये कब जीरो कब हो सकता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नॉन कोप्लानर होना चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स ए और बी के बारे में कुछ नहीं बताया है, इसलिए फॉल्स है, ठीक है। ट्रू होने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रू होने के लिए क्या होना चाहिए, ए बी सी कैसे होने चाहिए, मस्ट बी नॉन कोप्लानर, नॉन ये कोप्लानर, यस सर। है ना। फॉर ट्रू, ट्रू होने के लिए इनको नॉन कोप्लानर होना चाहिए। गॉट इट। यस सर। फिर मान लो ऐसे लिख दिया, लेट्स से लैम्डा 1 वेक्टर ए प्लस लैम्डा 2 वेक्टर बी प्लस लैम्डा 3 वेक्टर सी इक्वल्स टू म्यू 1 वेक्टर ए, म्यू 2 वेक्टर बी, म्यू 3 वेक्टर सी। फिर मैंने आपको बोल दिया कि लैम्डा 1 इक्वल्स टू म्यू 1, लैम्डा 2 इक्वल्स टू म्यू 2, लैम्डा 3 इक्वल्स टू म्यू 3। बताओ ट्रू है फॉल्स है। फिर ऑफ कोर्स फॉल्स ही है, बिकॉज ए और बी के बारे में कुछ बताया नहीं है, यस सर। है ना। तो कुछ नया नहीं, इसमें भी फॉल्स है, ठीक। अब फॉल्स है क्योंकि ए और बी के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं अब अगर था इसको सर। ट्रू होना है तो क्या होना चाहिए बताओ। ABC नॉन कोप्लेनर। हाँ यस, ट्रू ओनली इफ, ट्रू ओनली इफ ए बी सी अगर नॉन कोप्लानर होता है। वही है कि इसको हम जो राइट साइड में लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गए, जो अभी इससे पहला वाला किया था सेम वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लानर, गॉट इट। चलो एक और देखते हैं, इफ सी इज इक्वल्स टू लेट्स से लैम्डा 1 वेक्टर ए प्लस लैम्डा 2 वेक्टर बी, ऐसे लिखा है। तो ट्रू और फॉल्स बताना क्या है, ये सही है। देन इफ दिस, then always lambda 1 and lambda 2 are unique, ये है क्वेश्चन, इज इट ट्रू और फॉल्स। हाँ जी भाई, यूनिक तो ये तभी होगा जो सी है वो ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है ना। तो मतलब कि ए बी सी ट्रू है सर कोप्लानर ये। होना चाहिए तभी ट्रू होगा, है ना। इसमें भी फिर सर लॉजिक लिखना पड़ेगा साइड में। हाँ तो है, तो ये क्वेश्चन तो मतलब फॉल्स ही है। रीजन क्या है इसका, अब एबीसी के बारे में कुछ नहीं बताया। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि चलो अगर मान लो कि अगर इसको ट्रू होना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, ट्रू ओनली इफ ए बी सी वेक्टर कैसे होने चाहिए। अच्छा ये बताओ कॉलिनियर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। कॉलिनियर होने चाहिए। तो कैसे पॉसिबल है, अगर कॉलिनियर होने चाहिए नॉन तो, कोलिनियर है सर। हाँ नॉन कॉलिनियर होने चाहिए। यस सर, नॉन कोलिनियर। क्यों होने चाहिए, देखो इधर भाई, जैसे ये बोला 3 वेक्टर नॉन कॉलिनियर है ना, दिख रहा है ये। अभी तो कराया था सर आपने। हाँ अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, मतलब ऐसे हो गया, रेजोल्यूशन वेक्टर। 1 2, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, फिर सी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है, मान लो ये सी हो गए यहाँ पर, तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है तो तीनों एक ही प्लेन पे आएंगे, मतलब ये तीनों नॉन कॉलिनियर होंगे तभी पॉसिबल है। समझ में आ गई, तो इसलिए नाउ 6th, if a b c if a b c are कोप्लानर, अगर मान लो कि ये कोप्लानर है, these are कोप्लानर वेक्टर्स,
अच्छा ज्यादा ही ना, कोप्लानर, नॉन कोप्लानर, कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर, ज्यादा ही हो गया है ना? दिमाग तो नहीं घूम गया आपका? थोड़ा थोड़ा सर। घूम गया ना ज्यादा? तो कोई बात नहीं, क्लास के बाद मतलब नोट्स वगैरह तो आप बना ही रहे होंगे ना, तो यस इसके सर। बाद मतलब एक बार रिवाइज जरूर कर लेना आज। रिकॉर्डेड से बना लेंगे सर। हाँ, रिवाइज बच्चों जरूर कर लेना आज इसको एक बार। ओके इस सर। तरह से विजुअलाइजेशन में कर करके बता रहा हूँ, तो ऐसे करके देखना। तो इसके डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें। तो अगर ये ए बी सी आर कोप्लानर वेक्टर्स हैं, देन एनी वेक्टर डी, एनी वेक्टर डी, ठीक, 4 लिख लो। देन फॉर any vector d there exists some constants, let's say lambda 1, lambda 2, lambda 3, such that vector d is equals to lambda 1 a vector plus lambda 2 vector b plus lambda 3 vector c। हाँ जी, इज इट ट्रू और फॉल्स? बताओ। नोट्स आप लोग बना रहे हो, देख लो चाहे पीछे, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है सर। हाँ, फॉल्स। ऑफ कोर्स फॉल्स है, नॉन क्योंकि कोप्लानर ये होना तो इनका चाहिए लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है ना, तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया तो सेम प्लेन में होना चाहिए। सर। यस सर। तो ये तो कोप्लानर कह रहा है नॉन होने चाहिए सर। है ना? तो मतलब ऐसा है। इसको डी जो है, अभी थोड़ी देर पहले बताता, डी अगर बाहर जाना है ना, और यस। आपके यहाँ पे ए बी सी ऐसे रख दिए मैंने, ये इस प्लेन पे रख दिए, ए बी सी तो कोप्लानर हो गए। देन फॉर एनी वेक्टर डी, तो डी जो है नॉन कोप्लानर होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। यस सर। ठीक? हाँ जी, नॉन कोप्लानर नहीं, सॉरी, डी जो है इसी प्लेन पे लाई करना चाहिए ना, ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, डी भी यही कहीं लाई करना चाहिए, क्योंकि इसी की इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है। देखें क्या लिखा है था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ए बी सी, जो डी है आपका, वो मतलब इसी यही के ही प्लेन में होना चाहिए, तब ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पे तो लिखा था ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, देन डी, तो फिर डी ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं इस वाले केस में, इसमें हम कह रहे हैं कि ए बी सी आर कोप्लानर। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, उसको छोड़ दो, उस पॉइंट को छोड़ दो, इसके हिसाब से तो यही होना चाहिए, जो डी है वो इसी प्लेन में लाई करना चाहिए, इसका मतलब, ठीक है। तो ट्रू है सर या फॉल्स? हाँ, फॉल्स ही है, फॉल्स। ट्रू कब होता, अगर डी डी नॉन कोप्लानर। इसमें लाई करता, ठीक है, क्योंकि डी के बारे में आपकी बार कुछ बताया नहीं ना, यस सर। डी के बारे में कुछ नहीं बताया ना, कि वो इसके एबीसी के साथ कोप्लानर है या नहीं है, तो ये रीजन है इसका। फॉर ट्रू, ट्रू कब होता है ये, ट्रू ओनली इफ डी, वेक्टर डी lies in the plane of A B C, सही है, इस वाले प्लेन पे लाई करना चाहिए, ये ऐसे मतलब बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए, डी ऐसे होना चाहिए इसमें, गॉट इट? यस सर, इस प्लेन में होना चाहिए सर। हाँ, तो आज हमने थ्योरी पार्ट ही कराया काफी। और बच्चों एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आज मैंने कराया, नॉन कॉलिनियर, कॉलिनियर, नॉन कोप्लानर, कोप्लानर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना, सही है। यस सर। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।